नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी खास पेशकश, तीसरा चरण, 95 सीटों पर दंगल। लोकसभा चुनाव की गर्माहट से पूरे देश में सियासी पारा हाई हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार देश की सत्ता पर कब्जे के लिए चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष पुराना रुतबा वापस हासिल करने की जंग लड़ रहा है। आम चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इलेक्शन के थर्ड फेज में सबकी निगाहें गुजरात पर हैं। पीएम मोदी के गृह प्रदेश में बीजेपी एक दशक का इतिहास दोहराना चाहेगी। पिछले दोनों चुनाव में गुजरात ने सभी 26 सीटों को बीजेपी की झोली में डाला है, तो वहीं कर्नाटक की 14 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। लोकसभा चुनाव का रण, 7 मई को वोटिंग। बारह राज्यों में घमासान, मैदान में 1351 दावेदार। पंचानवे सीटों की जंग, 24 के अंजाम पर बड़ा असर। गुजरात की 26 सीटें, एक दशक से कमल लहर। मोदी का धुआंधार प्रचार, गृह प्रदेश में आर पार। सूरत में कमल खिला, चुनाव से पहले परिणाम मिला। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, 14 सीटों पर जनमत। महाराष्ट्र के 11 लोकसभा क्षेत्र, 519 योद्धा तैयार। यूपी का मैदान, 10 सीटों पर भीषण घमासान। चौहान सिंधिया दिग्विजय, एमपी में किसकी जय। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। एनडीए सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना से नौजवानों को लाखों रुपए की मदद दे रही है। मकसद यही है कि देश के युवा अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनियां खोलें, अपने इच्छा अनुसार काम शुरू करें। लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों पर की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में ऐतिहासिक जनादेश हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पीएम मोदी जनता से एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। जाहिर है, इतना बड़ा टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी को एक एक सीट पर दम झोंकना होगा। आम चुनाव के तीसरे चरण में मतदाता 95 लोकसभा सीटों का फैसला करेंगे और इन सीटों पर 1351 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। इलेक्शन के थर्ड फेज में कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का भी फैसला होगा।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग है। इसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से किस्मत आजमा रहे 8 उम्मीदवार भी शामिल हैं। यहां दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के निधन के बाद मतदान को स्थगित कर तीसरे चरण में कर दिया गया। वहीं गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। तीसरे चरण में सबसे अधिक 658 उम्मीदवार गुजरात की 25 लोकसभा सीटों के लिए खड़े हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां पर 11 सीटों के लिए 519 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें, इलेक्शन के थर्ड फेज में गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7 और बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मिशन 400 हासिल करने के लिए बीजेपी ने चुनाव के तीसरे चरण में पूरा दम झोंक दिया है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह राज्य गुजरात में 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मई को गुजरात में प्रचार करने के बाद देश के दूसरे राज्यों पर फोकस करेंगे। गुजरात में तीसरे चरण में राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार 5 मई की शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रचार की शुरुआत उत्तर गुजरात से करेंगे। वो पहली सभा 1 मई को बनासकांठा के डीसा में करेंगे। प्रधानमंत्री जब गुजरात में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे तो उसी दिन यानी 1 मई को राज्य का स्थापना दिवस भी है। पीएम मोदी 1 मई और 2 मई के दौरे में कुल 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 6 सभाओं के जरिए 14 लोकसभाओं को कवर करेंगे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी 2024 में भी क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी राज्य में सूरत की सीट को पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। ऐसे में अब पार्टी बाकी 25 सीटों पर जीत के लिए फोकस करेगी। राज्य में कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें सूरत की सीट भी शामिल थी। वहीं 2 सीटों पर आप ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी राहुल और प्रियंका गांधी को गुजरात के प्रचार रण में उतारने का फैसला किया है। प्रियंका गांधी वलसाड के धर्मपुर में जनसभा को संबोधित कर प्रचार का आगाज करेंगी। इसके साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी 5 साल बाद गुजरात जाएंगी। मार्च 2019 में CWC की बैठक में भाग लेने के लिए प्रियंका गांधी आखिरी बार गुजरात आई थी। गुजरात में बीजेपी ने पीएम मोदी की आधा दर्जन रैलियों के साथ तमाम अन्य नेताओं को उतारने की तैयारी की है। पार्टी ने इसे कारपेट बॉम्बिंग का नाम दिया है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। इस क्रम में सूरत से कांग्रेस ने नीलेश कुंभानी को गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन वो चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक को मौजूद नहीं रख पाए थे, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक में उनके बहनोई, भांजे और भागीदार के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया था, लेकिन तीनों प्रस्तावकों ने चुनाव अधिकारी के सामने एफिडेविट दाखिल कर कहा था कि नीलेश कुंभानी के फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसके बाद से तीनों प्रस्तावक गायब हो गए थे और कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया था। इतना ही नहीं, सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसाला का नामांकन भी आयोग ने रद्द कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने आदेश में कहा कि कुंभानी और पडसाला द्वारा जमा किए गए नामांकन फॉर्म पर 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए। इसके चलते दोनों उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं। साथियों, वोट बैंक की राजनीति के कारण ही कांग्रेस की सरकारों ने हमारी हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत की सूध नहीं ली। आज जब मैं गर्व के साथ पूरी दुनिया में जाकर कहता हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो ये आरजेडी, कांग्रेस, लेप वाले मेरे देश की मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक सिर्फ मोदी का नहीं है, बल्कि बिहार के महान लोकतांत्रिक इतिहास का मजाक है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी विरासत, अपनी धरोहर को
फिर विश्व पटल पर स्थापित किया है। गुलामी की मानसिकता से घिरे गए ये लोग अब चाहकर भी इस नए भारत को बदल नहीं सकते। कर्नाटक की सत्ता कांग्रेस के हाथ में है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कन्नड़ प्रदेश ने बीजेपी के पक्ष में ही जनादेश दिया था, लेकिन उसके बाद हुए असेंबली इलेक्शन में पासा कांग्रेस के पक्ष में पलट गया। लिहाजा तीसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बेहद पेचीदा हो चुका है। शिवसेना के साथ एनसीपी दो फाड़ हो गई है। लिहाजा यहां की 11 सीटों पर भी दिलचस्प मुकाबला तय है। अगर बीजेपी को 400 प्लस का टारगेट अचीव करना है तो उसे दक्षिण में बड़े स्तर पर सेंधमारी करनी पड़ेगी। इसी कड़ी में 28 लोकसभा सीटों वाला कर्नाटक विपक्ष और बीजेपी दोनों के लिए काफी अहम है। 7 मई को तीसरे चरण में कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में कर्नाटक की चिकोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हवेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावानगरी और शिमोगा लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अगर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 28 सीटों में से 25 पर जीत दर्ज की थी। एक तरफ बीजेपी ने अपने दम पर 25 सीटें जीती थी तो वहीं उसके सहयोगी ने 1 सीट अपने नाम की थी। दूसरी तरफ कांग्रेस को 2019 में सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ गया था। कांग्रेस के लिए 2019 की कर्नाटक हार इसलिए ज्यादा बड़ी थी क्योंकि तब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अपनी सीट गंवानी पड़ गई थी। लेकिन अब जमीन पर समीकरण फिर बदल चुके हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जनादेश हासिल किया है। ऐसे में उसके हौसले बुलंद हैं और बीजेपी सतर्क होकर चल रही है। इस बार बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया है। कर्नाटक में जातीय फैक्टर जीत हार तय करता है। वोकालिंगा और लिंगायत वोटरों के मूड से तय होगा कि बीजेपी पिछले चुनाव का प्रदर्शन दोहराएगी या नहीं। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 17% है, जबकि वोकालिंगा समुदाय की आबादी 12% है। इसके अलावा 17% दलित मतदाता है। 2024 लोकसभा चुनाव के मैदान में कर्नाटक के तीनों दिग्गज नेताओं बीएस येदियुरप्पा, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में महाराष्ट्र की कुल 11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए 317 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 7 मई को महाराष्ट्र की रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माढ़ा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हथकंगले लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं बारामती में शरद चंद्र पवार, एनसीपी की मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले का मुकाबला एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार से है, जो रिश्ते में सुप्रिया की भाभी हैं। फैमिली फाइट के चलते इस सीट पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। कोल्हापुर लोकसभा सीट से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू छत्रपति कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि सतारा लोकसभा सीट से उदयन राजे भोसले को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि सांगली में बीजेपी के मौजूदा सांसद संजय काका पाटिल का मुकाबला पहलवान चंद्रहार पाटिल से है। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 9 सीटों पर सियासी टक्कर होगी। इन सीटों के लिए 127 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। जनरल इलेक्शन के थर्ड फेज में एमपी से बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। पहले एमपी के अंदर तीसरे चरण में केवल 8 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन बैतूल में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण दूसरे चरण में सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस वजह से अब तीसरे चरण में कुल 9 सीटों पर मतदान होगा। थर्ड फेज में जिन दिग्गज नेताओं की साख मध्य प्रदेश में दांव पर है, उनमें गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नाम शामिल हैं। ये चुनाव इन उम्मीदवारों के साथ ही इनकी पार्टियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 33 साल बाद फिर मैदान में हैं। वो यहाँ से जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पदयात्रा के बाद घर घर संपर्क कर रहे हैं, भावुक अंदाज में भी नजर आते हैं। वहीं बीजेपी से 2 बार के लोकसभा सदस्य रोडमल नागर लड़ रहे हैं। बीजेपी भी इस सीट को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना से चुनाव लड़ने से सीट पर सबकी नजरें हैं। सिंधिया बीजेपी में आने के बाद पहली बार यहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस नेता के तौर पर यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी उम्मीदवार केपी यादव से हार गए थे। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ही प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह यादव हैं। वो राव देशराज सिंह यादव के बेटे हैं, जो मुंगावली से 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। इसके साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मैदान में उतरने से विदिशा लोकसभा सीट भी चर्चा में है।
चौहान 2004 में इसी सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अब फिर शिवराज यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। शिवराज के सामने कांग्रेस से पूर्व लोकसभा सदस्य प्रताप भानु शर्मा ताल ठोक रहे हैं। संसद में सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के दौरान 10 सीटों पर मतदान होगा। इस फेज में डिंपल यादव और आदित्य यादव के भाग्य का भी फैसला होगा। 100 उम्मीदवार थर्ड फेज में जीत की आस लगाए यूपी के अंदर प्रचार मैदान में डटे हुए हैं और इसके साथ ही तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी जनता अपना फैसला देगी। 7 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में 169 दावेदार चुनावी जंग में हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, जहां मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव और जयवीर सिंह समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तीसरे चरण में यूपी के अंदर कुल 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से ज्यादा 14 प्रत्याशी बरेली सीट के लिए चुनावी जंग लड़ रहे हैं। वहीं संभल में कुल 12 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने तीसरे चरण की इन 10 सीटों में से 2 पर जीत हासिल की थी, जिसमें मैनपुरी और संभल लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं, जबकि 5 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी दूसरे नंबर पर रही। तीसरा चरण समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है। डिंपल यादव से लेकर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव तक इस फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है। वहीं फिरोजाबाद में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बदायूं सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं। बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आम चुनाव के तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। थर्ड फेज में छत्तीसगढ़ की रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में हाई प्रोफाइल सीट रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल बनाम विकास उपाध्याय, दुर्ग से विजय बघेल बनाम राजेंद्र साहू, कोरबा से सरोज पांडे बनाम ज्योत्सना महंत के बीच रोचक मुकाबला होगा। तीसरे चरण की 95 लोकसभा सीटें आम चुनाव 2024 के नतीजे का रुख किसी भी पाले की तरफ मोड़ सकती हैं। लिहाजा दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया तीसरे चरण के चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी दिग्गज नेताओं के साथ थर्ड फेज के लिए प्रचंड प्रचार कर रही है, तो वहीं राहुल और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की कैंपेनिंग का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा है। सहयोगी दलों के बड़े नेता भी तीसरे चरण में पूरे दम से एनडीए को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की मंशा 2024 के चुनाव को भारी अंतर से जीतकर इतिहास रचने की है। इस बार प्रधानमंत्री एनडीए के खाते में 400 सीटें चाहते हैं। लिहाजा पीएम मोदी बिना रुके लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं राज्यों में जमीन खोती जा रही कांग्रेस को फिर से उठाने के लिए गांधी परिवार के वारिसों ने भी चुनावी मैदान में कमर कस रखी है। लिहाजा 7 मई को होने वाला मतदान दोनों पक्षों के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने जा रहा है। हमारी खास पेशकश तीसरा चरण 95 सीटों पर दंगल में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए।